नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। 19 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की कुछ समसामयिक घटनाओं पर आधारित इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर बातचीत करते हैं। तो आप सभी का स्वागत करते हुए सीधे क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी मित्रों को आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के प्रति तैयार करने की, आपकी थोड़ी सहायता करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर कहीं भी आपकी सहायता साबित होती हो कि आपको लगता हो कि हाँ, इस प्रकार के सवाल हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो मेरा कार्य करना कहीं ना कहीं सार्थक साबित हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं अब सबसे पहले आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने पर दिखने लगेगा। अब्दुल कलाम आज़ाद। तो हमें जहां तक भी कुछ दिखाई दे रहा है वहां तक अपना सफ़र तय करिए, उसके बाद आगे की सोचना है। तो बहुत ज़्यादा आगे की चिंता नहीं करना, अपने आप को धैर्यवान बनाकर लगातार मेहनत करते रहिए, यही सफलता की एकमात्र कुंजी है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स के सवालों की बातचीत करते हैं मित्रों, आप सभी के साथ। सबसे पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है वो क्या आ रहा है। आपकी स्क्रीन का पहला सवाल जो है वो मेरे मित्रों है, राष्ट्रीय स्नो प्रतियोगिता जो है वो हाल ही में आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय स्नो प्रतियोगिता इसे कहा गया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये 6वीं प्रतियोगिता है। और कौन सा ऐसा राज्य या क्षेत्र है जहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, उसका नाम आपको बताना है। 6वीं राष्ट्रीय स्नो प्रतियोगिता यानी बर्फ पर खेली जाने वाली एक विशेष प्रकार की प्रतियोगिता है, यानी खेल प्रतियोगिता है। पहली बात तो कुछ लोगों को ये पता नहीं चलेगा ये क्या है, तो ये एक खेल प्रतियोगिता है और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है ये आपको बताना है। 6वीं राष्ट्रीय स्नोशू प्रतियोगिता का आयोजन आगाज कहाँ पर किया जा रहा है ये आपको बताना है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, देहरादून उत्तराखंड में या लद्दाख में। तो इसका एकदम राइट आंसर जो है वो मेरे मित्रों है गुलमर्ग जो है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में के गुलमर्ग में इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र पाए जाते हैं। आपने मर्ग, बुगियार, प्यार ये सब नाम सुने होंगे, उसमें से गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर का है, वहाँ पर 6वीं राष्ट्रीय स्नोशू प्रतियोगिता का क्या किया जा रहा है, आगाज इसका किया गया है अभी हाल ही में। इसके अलावा शिमला के बारे में हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड की क्या है, राजधानी है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। और यूटी जो है वो आपके दो क्षेत्र हैं, एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है। इन दोनों के बारे में आप पहले से जानते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है वो मनोज कुमार सिन्हा है। कौन है? मनोज कुमार सिन्हा जो है, यहाँ पर मनोज कुमार सिन्हा लिख देता हूँ मैं सीधा। ये यहाँ के क्या है, उपराज्यपाल अभी हाल ही में है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में यहाँ पर विधानसभा के क्या होने वाले, चुनाव होने वाले। और जम्मू कश्मीर को लेकर के अभी हाल ही में आपको पता होगा एक फिल्म कश्मीर फाइल्स जो आई है, वह कश्मीर फाइल्स जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चित फिल्म है मेरे मित्रों। और आने वाली परीक्षाओं में उस पर सवाल आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है, क्या है, द कश्मीर फाइल्स जो है, द कश्मीर फाइल्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, द कश्मीर फाइल्स जो है ये फिल्म किसकी है, कश्मीर फाइल्स। यह फिल्म विवेक अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर हैं। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में, किसकी है, तो यहाँ लिख देता हूँ विवेक अग्निहोत्री जो है, विवेक अग्निहोत्री। यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो है वो है ये वाली फिल्म अग्निहोत्री। और कश्मीरी जो पंडित है उनका मामला जो उस समय का है, उस मामले पर बनी हुई ये फिल्म है। इसके कई राइटर की मैंने बातें सुनी है, तो उनका यही कहना है कि इस फिल्म में हमने जो दिखाया है वहाँ पर वास्तविक जो घटना घटित हुई उसका सम हम 5-10% प्रतिशत ही हम दिखा पाए हैं। ज़्यादा प्रतिशत जो है वो हम दिखा नहीं पाते और ना ही लोग उसको देख पाने में क्या है, सक्षम है। जो सच्चाई बहुत ज़्यादा है वो वाली बात, तो ये ध्यान रखना। अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने इसमें, मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकारों ने इसमें क्या किया है, काम किया। तो अग्निहोत्री का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। विवेक अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं। और लद्दाख जो है, यहाँ पर आपको पता है यहाँ के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है। तो ये बातें सब आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ये क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण माथुर हैं लद्दाख के उपराज्यपाल। मैं आगे वाले में लिख देता हूँ राधा कृष्ण माथुर। यहाँ पर राधा कृष्ण माथुर जो हैं ये कहाँ के उपराज्यपाल हैं, ये लद्दाख के हैं। माथुर जो हैं वो उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल
उपराज्यपाल कहाँ के मेरे मित्रों? तो ये उपराज्यपाल हैं साहब लद्दाख के। लद्दाख में जो लेह क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है? लद्दाख के अंतर्गत पड़ता है। और लद्दाख से आने वाले जो सांसद हैं वो खूब चर्चा में रहते हैं। जब भी जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ कोई मामला हो तो ये सबसे पहले अपने विचार जो है वो मुखर रूप से किसके सामने? संसद के सामने रखते हैं। तो राधाकृष्ण माथुर जो है इनको भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले थोड़ा मैप के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। वैसे हालांकि हम सब समझ चुके हैं। ये हिमाचल प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, इधर पंजाब के साथ लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, इधर लद्दाख के साथ इसकी सीमा साझा होती है। तो कौन कौन से क्षेत्रों से जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है? हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। यहाँ किससे लगती है? ये पंजाब के साथ सीमा है। ये किसके साथ है? तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है इसकी। और इधर वाला इलाका क्या है? आपका लद्दाख है। तो इन क्षेत्रों से जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। अलग अलग समय पर इनकी दोनों अलग अलग राजधानियां हैं। और लद्दाख का एक क्षेत्र जो है लेह है, ये लेह बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा लद्दाख में यहाँ पर सियाचिन क्षेत्र पड़ता है। और विश्व का सबसे ऊंचा जो है युद्ध क्षेत्र है ये गलवान घाटी है, जहाँ भारत और चीन के बीच में कई घटनाएं होने की वजह से ये क्या हुआ? चर्चा में आया था। और इसको लेकर के भारत और चाइना के बीच में अभी कमांडर स्तर की जो बैठक है वो भी हाल ही में क्या की गई थी? आयोजित की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखिएगा मित्रों। यहाँ पर हमारे पास में सवाल है 19 से लेकर के 20 मार्च 2022 को किस देश के साथ भारत वार्षिक समिट का क्या करने जा रहा है? आयोजन करने जा रहा है। यानी वार्षिक बैठक का आयोजन ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत अभी आयोजित करने जा रहा है? भारत वार्षिक समिट का आयोजन कौन से देश के बीच में करने जा रहा है? इसमें एक तो सुरक्षा और व्यापार दोनों क्षेत्र शामिल है। क्या है? एक तो सुरक्षा क्षेत्र की भी बातचीत होगी, इसके अलावा व्यापार जो है इस व्यापार को लेकर भी हमारी जो है इस देश के साथ क्या होने वाली है? बातचीत होने वाली है। तो ये आपको बताना है सुरक्षा और व्यापार जो है इन दोनों से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है मेरे मित्रों जापान। जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आने वाले हैं। किशिदो है जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मेरे मित्रों, फूमियो किशिदो। यहाँ क्या क्या है? फूमियो किशिदो जो है यहाँ के क्या है? पीएम है। फूमियो किशिदो, फूमियो किशिदो ये यहाँ के क्या है? पीएम है। फूमियो किशिदो ये यहाँ के क्या है साहब? किशिदो ये यहाँ के पीएम है। और ये कहाँ आने वाले हैं? तो ये भारत आने वाले हैं। ये कहाँ आने वाले हैं? भारत दौरे पर आने वाले हैं। और भारत में इनके देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ इनकी बातचीत होने वाली है। और चाइना, अमेरिका, रूस, ये सब रूस और यूक्रेन का जो विवाद है उस विवाद में अभी क्या है? फंसे हुए हैं। और ये ध्यान रखना अभी जो पाकिस्तान की तरफ भारत की एक जो मिसाइल चली गई थी उसको लेकर भी कुछ विवाद जो है वो चर्चा में है। पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई गलती से चली गई। अरे भैया गलती से चली हो या नहीं चली हो आपको समझ जाना चाहिए कि अब वो बातें नहीं रही जो प्राचीन समय में हुआ करती थी। अब आपका चीन और अमेरिका भी आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। आप बड़ी गलती ना करें। इस प्रकार की बातों को हमें ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर हमारे सामने क्या है। ये देखिए जापान का मैप आप लोग सब देख पा रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से इसको याद कर लीजिएगा मेरे मित्रों। जापान के बहुत सारे द्वीप हैं लेकिन उनमें से 3 प्रमुख द्वीपों की बात हमें यहाँ पर करनी है जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। उन पर बातचीत करते हैं। पहले देखिए ये ऊपरी जो उत्तरी द्वीप है उसका नाम है होकिडो। यहाँ पर एक बीच वाला द्वीप है उसका नाम है होंसू। और एक द्वीप है जिसका नाम है शिकोकू। एक नाम है जिसका नाम है क्यूशू। और ओसाका यहाँ पर स्थित है। ओसाका जो है जापान का एक शहर है वो इस द्वीप पर स्थित है। नगोया एक शहर है वो यहाँ पर स्थित है। ये नगोया है, ओसाका है, इसके अलावा यहाँ की राजधानी टोक्यो है। ये शहर बड़े प्रसिद्ध हैं, इनको हमें ध्यान रखना। ये इधर वाला सागर जो है वो ध्यान रखना, सी ऑफ जापान, ईस्ट सी इसको कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर आपका दक्षिणी कोरिया है, ये उत्तरी कोरिया है, ये चीन है और ये रशिया इधर वाला क्षेत्र है। तो होकिडो है, होंसू है, शिकोकू है और क्यूशू है। ये तो आपको इसी क्रम में याद रखना है। यानी होंसू है, होकिडो है, फिर आपका होंसू है, उसके बाद में आपका शिकोको है और उसके बाद में क्यूशू है। ये 4 द्वीप आपको हमेशा से क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ये नॉर्थ पैसिफिक सागर है, यहाँ पर आपका ये ध्यान रखना। टोक्यो यहाँ पर स्थित है और टोक्यो में ही अभी ओलंपिक संपन्न हुए थे। और ओलंपिक के बारे में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं हर परीक्षा में और पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। अभी भी टोक्यो ओलंपिक जो गेम है वो पुराने नहीं हुए हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से वहाँ से सवाल बनेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें।
अभी थोड़े दिन पहले एक एग्जाम हुआ जो उसमें मैंने उससे पहले ही आपको कहा था अगर पूछा जाएगा तो इनको जरूर ध्यान रखना, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के संबंध में आपसे ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे। ये दोनों क्या हैं, इस ओलंपिक के शुभंकर हैं। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के क्या हैं, शुभंकर हैं ये दोनों। तो ओलंपिक का कौन सा शुभंकर है, मैंने कहा था एमएस, याद कर लो, एमएस से आपको याद हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। पहले टोक्यो ओलंपिक आयोजित हुए थे तो मिराइतोव जो है, मिराइतोव, इसका नाम क्या है, मिराइतो, ये जो है मिराइतो, ये किसका है, तो ये ध्यान रखना, मिराइतो जो है वो ध्यान रखना है आपको ओलंपिक का है। और सोमिटी जो है ये क्या है, सोमिटी, ये सोमिटी जो है वो पैरा ओलंपिक है। ये दोनों के शुभंकर ध्यान रखना। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता था जो कि नीरज चोपड़ा के हाथ आया, और नीरज चोपड़ा को गोल्ड मैन के नाम से भी अब हम क्या करने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने जीता था। और नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, भाला फेंक से, भाला फेंक से, और हरियाणा के रहने वाले, ये ध्यान रखना। पुणे में इनके नाम पर सेना ने एक स्टेडियम जो है इसका नामकरण भी कर दिया, और भाला फेंक दिवस भी हम प्रतिवर्ष मनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में टोक्यो पैरा ओलंपिक में हमने 19 टोटल कुल मिलाकर क्या जीते थे, मेडल जीते थे। 19 मेडल हमने टोक्यो पैरा ओलंपिक में टोटल जीते, जिसमें से गोल्ड मेडल किसने जीता, राजस्थान की अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता, जो कि R2 वुमेन्स 10 मीटर SH1 में इन्होंने जीता। इसके बाद सुमित अंतिल जो है इसने जीता, ठीक है, इन्होंने किस में जीता था, जेवेलिन थ्रू में जीता था। मनीष नरवाल जो है इसने शूटिंग में जीता था गोल्ड मेडल। इसके अलावा प्रमोद भगत जो हैं इन्होंने भी क्या जीता था, कि बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा मेरे मित्रों यहाँ पर है कृष्णा नागर ने भी इसमें गोल्ड मेडल जीता था। और इसके अलावा मेरे मित्रों यहाँ पर आपको पता होगा कि इसके अलावा सिल्वर मेडल जो है वो सिल्वर मेडल कितने हमें प्राप्त हुए, तो गोल्ड मेडल कितने थे, 2 और 3 5 हमारे ये मेडल जो है वो प्राप्त करता ये रहे। इसके अलावा 3 3 6 2 8 हमारे क्या रहे, सिल्वर मेडल इसके अंतर्गत रहे। 3 3 6 टोटल 6 मिलाकर हमारे इसमें ब्रोंज मेडल रहे। तो 5 6 के बीच में 8 याद रखना। इसमें सिल्वर मेडल जो है वो भी अब सबके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जो राजस्थान से संबंधित है वो मुख्य आपको याद होना चाहिए। यहाँ सुहास यतिराज पर सवाल पूछा जा चुका है परीक्षा के अंतर्गत, क्योंकि ये एक IAS अधिकारी और प्रथम ऐसे IAS अधिकारी हैं जिन्होंने ये मेडल क्या किया है, प्राप्त किया है। इसके अलावा राजस्थान से देवेंद्र झाझरिया है और उन्होंने भी सिल्वर मेडल क्या किया, प्राप्त किया था। इसके अलावा 6 नंबर जो ब्रॉन्ज मेडल है इसमें सुंदर गुर्जर जो है वो राजस्थान के करौली जिले से संबंधित है, इनको ध्यान रखना। जेवेलिन थ्रू में F46 में इन्होंने जीता। इसके अलावा अवनी लेखरा ने 2 मेडल जीते, एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल, वो भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें जो है वो हमें ध्यान रखनी है मेरे मित्रों। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा जो है वो क्या है, किसके संदर्भ में है, जरा देखिए। 35वां अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है, अभी हाल ही में 35वां हस्तशिल्प मेला है, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है भारत में, ये बताना है। सूरजकुंड हरियाणा में, अमृतसर पंजाब में, अहमदाबाद गुजरात में। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों सूरजकुंड हरियाणा जो है, यहाँ पर इस मेले का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर सरकार किसकी है, खट्टर सरकार है, यानी मनोहर लाल खट्टर जो है, मनोहर लाल खट्टर जो हैं इसमें क्या है, यहाँ के हरियाणा के CM है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। प्लस दूसरी बात यहाँ है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय जो है, राज्यपाल भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, राज्यपाल वो कौन है, बंडारू दत्तात्रेय जो है वो यहाँ के क्या है, बंडारू दत्तात्रेय, ये भाई साहब आपको ध्यान रखनी है इतनी बातें। अब चलिए, बंडारू दत्तात्रेय समझ में आ गया, सूरजकुंड समझ में आ गया, हरियाणा में स्थित अमृतसर पंजाब है, पंजाब में अभी जो है वो सरकार बनी है नई, और उस सरकार के जो मुखिया हैं वो भगवंत मान है। भगवंत मान ने अभी यहाँ के 13वें CM के रूप में क्या ली है, शपथ ली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी अहमदाबाद गुजरात का दौरा प्रधानमंत्री मोदी ने किया ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस खबर के बारे में और बातें हमारे जहन में। तो यहाँ देखिए मेरे मित्रों, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा के बारे में मैप को और ज़्यादा क्लियरिटी से हम देखने की कोशिश करते हैं किस किस के साथ इसकी हरियाणा की सीमा जो है वो साझा होती है। एक तरफ जहाँ पंजाब के साथ इसकी सीमा लगती है, दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा
स्पर्श होती है। उसके बाद जो आपका उत्तर प्रदेश है उसके साथ सीमा लगती है, दिल्ली के साथ इसकी सीमा लगती है, इसके अलावा राजस्थान के साथ सीमा लगती है। तो राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, और इधर वाला इलाका जो है वो उत्तराखंड का है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश है। इन सभी के साथ सीमा लगती है। दिल्ली के साथ विशेष तौर से ध्यान रखना है, दिल्ली का अधिकांश क्षेत्र जो है उसके साथ सीमा बनाता है। और हरियाणा में भी आपको पता है मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये सब आप लोग जानते हैं। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या आने वाला है। जरा देखिए, यहाँ पर है नेक्स्ट सवाल आपका, मलयालम दैनिक मातृभूमि के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई मलयालम भाषा में दैनिक एक मातृभूमि नाम से कोई दैनिक अखबार है वो निकलता है। तो इसके बारे में एक सवाल आपके, मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किसने किया, जिसके तहत वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम अब क्या किए जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। तो ये मलयालम से संबंधित मातृभूमि है, जिसका जो प्रकाशन है वो लंबे समय से चल रहा है, यानी 18 मार्च 1923 को इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। 18 मार्च 1923 से शुरू हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि अब 2023 में इसका शताब्दी वर्ष जो है वो मनाया जाएगा, यानी 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो ये वर्ष इनके लिए शताब्दी वर्ष है। 18 मार्च 1923 से ये शुरू हुआ था। तो अभी आपको बताना है कि इसका उद्घाटन समारोह जो है वो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। ये हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तीनों कृषि बिल जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत करने का, और निरसन जो है उनको निरस्त करने का जो नियम है वो भी कौन लेकर आए थे लोकसभा में, ये हमारे नरेंद्र सिंह तोमर लेकर आए थे। धर्मेंद्र प्रधान जो है इनका संबंध किससे है, शिक्षा मंत्रालय इनके पास है। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो धर्मेंद्र प्रधान के पास है। अनुराग जो ठाकुर हैं ये युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। क्या है, युवा एवं खेल मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, खेल मंत्रालय, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, युवा एवं खेल मंत्रालय जो है इसके मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी बातें अगली खबर पर हमें करनी चाहिए। अगला सवाल भी इसी तरीके का है मेरे मित्रों, वो देखिएगा क्या है। भारत ने पहली आर्कटिक नीति घोषणा की है, यानी आर्कटिक नीति जो है इसमें आर्कटिक क्षेत्र में किस प्रकार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे होने वाली घटनाओं को कैसे देश को उभारा जा सकता है, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर और कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापित किए जा सकते हैं, इसको लेकर आर्कटिक नीति भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है, जिसका नेतृत्व भू विज्ञान मंत्रालय कर रहा है। आपको ये बताना है कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन है। भू विज्ञान मंत्रालय जो है इसके मंत्रालय के मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल या एस जयशंकर। तो इसका सही जवाब है मेरे मित्रों, हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं वो इस मंत्रालय के मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान मंत्रालय के मंत्री भी कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आईटी मंत्रालय और रेल मंत्रालय किसके पास है, अश्विनी वैष्णव के पास है। पीयूष गोयल के पास खान एवं खनिज ऊर्जा मंत्रालय जो है वो पीयूष गोयल साहब के पास है, ये ध्यान रखना है। प्लस एस जयशंकर के पास कौन सा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, ध्यान रखना कौन सा है, विदेश मंत्रालय। अब विदेश मंत्रालय के बारे में आपने एक बात तो सुनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मेरे मित्रों। विदेश मंत्रालय जो है, इस विदेश मंत्रालय की एक पहल अभी चलाई गई है भारत सरकार के द्वारा। मिशन गंगा जो है, गंगा मिशन जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा, ये गंगा मिशन जो है वो विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और ये मिशन क्या है, यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय छात्र हैं उनको भारत वापस लाने के लिए एक मिशन चलाया गया, जिसका नाम क्या है, गंगा मिशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पीयूष गोयल साहब जो हैं वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता नहीं है, ध्यान रखना, पक्ष के नेता, यानी राज्यसभा के नेता। राज्यसभा के नेता कौन है, मंत्री होने के साथ साथ राज्यसभा के ये क्या है, नेता हैं। और विपक्ष के नेता आपसे अगर पूछा जाए तो मल्लिकार्जुन क्या है, खड़गे जो हैं वो विपक्ष के नेता हैं, ये बात भी आप याद रख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही जवाब जितेंद्र सिंह है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल हमारे सामने जो आ रहा है वो भूमि पतन प्राधिकरण जो है वो है। भूमि पतन प्राधिकरण ने हाल ही में अपना 10वां स्थापना दिवस जो है वो 17 मार्च 2022 को क्या किया, मनाया। इस मंत्रालय के किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो मेरे मित्रों गृह मंत्रालय जो है, क्या है, गृह मंत्रालय। उस गृह मंत्रालय के अंदर आने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे एकदम नई संस्था जो है, उस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली जो सबसे नई संस्था, यानी 10 साल पूरा करने वाली संस्था जो है वो कौन सी है, तो आपकी भूमि पतन प्राधिकरण है। भूमि पतन प्राधिकरण, भूमि
पतन प्राधिकरण जो है, भूमि पतन प्राधिकरण, ये वाली एकदम लेटेस्ट संस्था है। अमित शाह जो हैं वो गृह मंत्रालय के मंत्री हैं और उनके अंतर्गत ही ये संस्था आती है। तो उन्होंने अपने उद्बोधन में इसके समारोह में 10वां स्थापना वर्ष जो मनाया गया उस समारोह में इन्होंने भाग लिया और ये कहा कि गृह मंत्रालय के आने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब संस्थाओं की अगर बात की जाए तो उनमें सबसे नई संस्था जो है वो कौन सी है, भूमि विकास प्राधिकरण, भूमि पतन प्राधिकरण है। तो ये किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। और गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ध्यान रखना अमित शाह है। वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो आपको अभी निर्मला सीतारमण का पता है। रक्षा मंत्रालय में हमारे राजनाथ सिंह है और ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह इस मंत्रालय के क्या हैं, मंत्री हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब बातें आप लोग पहले से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर क्या है हमारे सामने। ये रहा अगला पॉइंट, साध्वी कनक प्रभा का हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। कनक प्रभा जो है इनका निधन हो चुका है और आपको यह बताना है कि इनका संबंध जैन धर्म की किस शाखा से है। साध्वी कनक प्रभा के निधन पर देश के विभिन्न प्रकार के जो नेता हैं, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, सब लोगों ने शोक व्यक्त किया साध्वी कनक प्रभा के निधन पर। तो आपको बताना है इनका महाप्रयाण हुआ है, यानी निधन की जगह ये बोलते हैं महाप्रयाण हुआ है। तो इनका संबंध जैन धर्म की किस शाखा से है, श्वेतांबर से है, दिगंबर से है, ए व बी दोनों से है या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इनका संबंध जो है वो श्वेतांबर जो शाखा है, यानी जैन धर्म की दो अलग अलग शाखाएं। देखिए जैसे जैसे धर्म संप्रदाय आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनमें धीरे धीरे सुधार होने लग जाता है, या फिर ये कह दीजिए सुधार नहीं होता तो वैचारिक मतभेद जो है वो होने लग जाते हैं। तो ये से ही जैन धर्म जब चला था तो ये जैन धर्म के अलग अलग मानने वाले लोग थे। बाद में क्या हुआ, ये जैन धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया। एक शाखा जो है वो श्वेतांबर के जो अपने मुख पर पट्टी बांधे रखते हैं श्वेतांबर, और एक जो है वो क्या है, जैन दिगंबर है। क्या है, दिगंबर है। ये ध्यान रखना दोनों में अंतर है। दिगंबर जो है वो निर्वस्त्र रहते हैं, दिगंबर जो है वो निर्वस्त्र रहते हैं और श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करते हुए रहते हैं। तो श्वेतांबर में जो महिला पंथ है यानी युवा महाश्रमण जो है वो तो पुरुष जो वर्ग है यानी साधु जो वर्ग है उसके प्रमुख है, और साध्वियों की जो प्रमुख थी वो थी कनक प्रभा जी। इधर क्या है, महाश्रमण जी, और राजस्थान में उनका चतुर्मास जो है वो अभी चल रहा है। राजस्थान में इनका चतुर्मास चल रहा है, जो कि साधुओं के वर्ग के प्रमुख हैं वो महाश्रमण जी हैं, और साध्वियों की जो प्रमुख थी वो कनक प्रभा जी थी। इनका महाप्रयाण हो चुका है और कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। लंबे समय से ये बीमार चल रही थी। तो श्वेतांबर जो शाखा है वो ध्यान रखना है आपको। आपने विभिन्न प्रकार के धर्म, जब वैदिक सभ्यता ये सब सभ्यताएं पढ़ी है तो उन सभ्यताओं में आपने जैन धर्म और बुद्धिज्म दोनों पढ़े होंगे, जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो जैन धर्म जो है वो प्राचीन धर्मों में गिना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की रुख करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखिए। यहाँ पर सवाल है मेरे मित्रों, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह को किस पार्टी ने अपना राज्यसभा का क्या बनाया, उम्मीदवार बनाया। एक ऐसी पार्टी जिसने अभी अभी हाल ही में पंजाब में बड़ी भारी जीत दर्ज की है, और वो पार्टी कौन सी है, आम आदमी पार्टी है, यानी आप पार्टी है। हरभजन सिंह ने कहा था कि अगर मुझे पंजाब के लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता है तो मैं अवश्य ही पंजाब के लोगों की सेवा करना चाहूँगा। बात तो यही सिद्धू साहब ने भी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो हरभजन सिंह जो हैं वो स्पिनर रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में लंबे समय तक खेलते रहे हैं और प्रसिद्ध क्रिकेटर भी रहे हैं हरभजन सिंह। तो आम आदमी पार्टी ने इन्हें अपने राज्यसभा सदस्य बनाने का क्या किया है, फैसला किया, और राज्यसभा सदस्य का मेंबर अब बनाया। तो जितनी कांग्रेस के पास थी, अब कांग्रेस जो है वो राज्यसभा में धीरे धीरे राज्यसभा में भी अपने स्थान खोते जाएगी, क्योंकि जो पंजाब से मेंबर आते थे कांग्रेस के, अब वो किस पार्टी से आएंगे, आम आदमी पार्टी से ज़्यादा मेंबर वहाँ से आने वाले हैं। तो ये सब ध्यान रखना। अकाली दल की पार्टी वहीं से, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, ये सब पार्टियां जो है वहाँ पर हार चुकी है ये भी। और भगवंत मान, यहाँ के भगवंत मान जो है, भगवंत मान जो है, इन्होंने क्या किया है, अभी खटकल कला गांव जो है वो किसका है, शहीद आजम भगत सिंह का है। और शहीद आजम भगत सिंह जो है इनके गांव में इन्होंने क्या की, 13वें मुख्यमंत्री के रूप में, पंजाब के 13वें सीएम के रूप में अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, शपथ ग्रहण यहाँ पर खटकल कला गांव में की है। प्लस ये ध्यान रखना, जिस प्रकार दिल्ली की सरकार के जो जितने भी कार्यालय हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनमें सब कार्यालयों में अब भगत सिंह और अंबेडकर जो है इन दो की प्रतिमा लगाई जा रही है। ठीक इसी प्रकार पंजाब में भी भगवंत मान ने यही किया है। जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उनमें और सब नेताओं की फोटो हटा करके सिर्फ 2 फोटो लगाई जा रही है। किसकी, एक अंबेडकर की और एक
जो है वो भगत सिंह की प्रतिमा यहाँ पर लगाई जा रही है। और अभी यहाँ पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो है वो 23 मार्च को भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भगवंत मान जो है वो लोगों के सामने एक जो है वो फ्री सेवा जो है वो भी शुरू करने वाले हैं, जिस प्रकार दिल्ली में शुरू की गई है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर क्या है, जरा देखिए। अमेरिका भारत में अपना नया राजदूत जो है वो किसे नियुक्त करने जा अमेरिका की बाइडेन सरकार जो है ये भारत में अपना नया राजदूत जो है वो किसे बनाकर भेजने वाली है, यह हमारा सवाल है। नया राजदूत जो एम्बेसडर है वो भारत में किसको बनाया जा रहा है, अमेरिका की बाइडेन सरकार के द्वारा। जो बाइडेन जो है क्या है, जो बाइडेन यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। और ये राष्ट्रपति किसको जो है वो अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाने वाले हैं। तो एरिक गारसेटी जो है, एरिक गारसेटी ये यहाँ पर क्या बनने वाले हैं मित्रों, अमेरिका जो है इसको भारत में अपना नया राजदूत जो है वो बनाने वाली है। रंजीत रथ, शेफाली दुगल जो है वो आपको पता होगा प्यारे दोस्तों, कौन से देश में अमेरिका की राजदूत जो है वो बनाई गई है। अमेरिका ने अपने जो शेफाली दुगल है इसको किस देश में अपना क्या किया गया है, नीदरलैंड जो देश है मेरे मित्रों, कौन सा देश है, नीदरलैंड में इनको क्या किया गया है, अमेरिका का राजदूत बनाया गया है। और ये शेफाली दुगल जो है वो भारतीय मूल की है, क्या है, भारतीय मूल की महिला है, भारतीय मूल जो है इसकी है, भारतीय मूल की महिला है। भारतीय मूल की महिला को नीदरलैंड में अमेरिका का राजदूत किसे बनाया गया है, तो शेफाली दुगल को बनाया गया है। देवाशीष पांडा का नाम आपने लंबे समय से सुन रखा होगा, और इसके अलावा आपने देवाशीष पांडा के अलावा रंजीत रथ का नाम भी सुना होगा। रंजीत रथ जो हैं ये किस तरीके से चर्चा में आए ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये अभी बातें आगे हमारी रिपीट होने वाली है। एन चंद्रशेखरन जो है वो कैसे चर्चा में, एन चंद्रशेखरन जो है वो एयर इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए थे अभी हाल ही में, आपको पता होगा ये बात, सारी जानकारियां आप लोग वैसे भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो इन सब की बातें अभी आपके सामने आने वाली है। और विवेक अग्निहोत्री के बारे में भी मैंने सारी जानकारियां आपको बता रखी है पहले से ही। तो ये सारी जानकारियां जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी इंपॉर्टेंट खबरें आगामी परीक्षाओं में आपसे क्या की जाएगी, पूछी जाने वाली है। तो रंजीत रथ जो है वो आपको पता होगा सरकारी तेल कंपनी जो है ऑयल इंडिया, उस ऑयल इंडिया के जो प्रमुख हैं वो किसको बनाए गए हैं, रंजीत रथ को बनाए गए हैं। यानी ऑयल इंडिया जो है, ऑयल इंडिया जो है, इस ऑयल इंडिया कंपनी के जो चेयरमैन है वो किसको बनाया गया है, रंजीत रथ को हाल ही में बनाया गया है। इसके अलावा बीमा नियामक विकास प्राधिकरण जो है, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, जिसको इरडा के नाम से हम लोग जानते हैं, शॉर्ट में इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं IRDAI, इसके जो चेयरमैन है वो किसको बनाए गए हैं, तो ये बनाया गया भाई साहब देवाशीष पांडे को। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर क्या है जरा देखिएगा। यहाँ पर अमेरिका के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो देखिए, सबसे पहले जो बाइडेन आपके सामने है, इधर जो बाइडेन यहाँ की सरकार के प्रमुख हैं। अब बात करें इस मैप में कहाँ है, तो ये उत्तरी अमेरिका जो है, इस उत्तरी अमेरिका का एक भाग, जैसे कनाडा है, अमेरिका है और मेक्सिको है, ये वाला क्षेत्र जो है वो आपका अलास्का कहलाता है। ये उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पर ये अफ्रीका है, ये वाला क्षेत्र एशिया है, ये वाला क्षेत्र यूरोप है, आप लोग ये बात जानते हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। प्लस इसके अलावा महासागर की अगर बात की जाए तो ये प्रशांत महासागर है, और ये अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर आपका ये वाले भी प्रशांत महासागर का क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है। तो हमें बात करनी है इस उत्तरी अमेरिका में पड़ने वाले एक अमेरिका देश के बारे में, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बारे में जरा देख लीजिएगा। ये पूरी उत्तरी अमेरिका, इसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, जैसे ग्रीनलैंड है, हडसन की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी है, ये अटलांटिक महासागर आपका यहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क शहर पड़ता है, प्रशांत महासागर है। इसमें आपको अगर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो भी आगे कुछ मैप और हैं जिनमें और ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर नजर आएगी। ये जरा देखिए, यहाँ पर एक जो है वो कनाडा और यूएसए की सीमा पर महान झील क्षेत्र पड़ता है, जिसमें मिशिगन है, ह्यूरोन है, ईरी है, ओंटारियो है, ये सारी झीलें जो है वो यहाँ पर पड़ती है। यानी ये सुपीरियर झील है, ये क्या है, सुपीरियर झील है, सुपीरियर मिशिगन, ईरी और ओंटारियो झीलें जो है वो यहाँ पर पड़ती है। ये सुपीरियर झील है, ये मिशिगन झील है, ये ह्यूरोन झील है, ये ईरी है, और ये क्या है आपकी ओंटारियो झील है। इन झीलों के बारे में हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इधर वाले मैप में देखोगे तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है, रॉकी पर्वत श्रृंखला। इसके अलावा एरिजोना यहाँ पर मरुस्थल है, इसके अलावा
कोलोराडो नदी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी यहाँ पर, ये खाड़ी जो है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये ध्यान रखना है हमें। मेक्सिको की खाड़ी यहाँ पर पड़ती है। इसके अलावा अपलेशियन पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है। ये महान झील क्षेत्र जो आपको दिखाया गया है मैंने अभी भी, जो सुपीरियर, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो झीलों के बारे में बात की, वो यहाँ पर है। ये विनिपेग क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है। हडसन की खाड़ी यहाँ पर है। इसके अलावा लेब्राडोर का पठार यहाँ पर है। लेब्राडोर की जलधारा यहाँ से प्रवाहित होती है। ये ग्रीनलैंड का इलाका है। ये न्यू फाउंडलैंड है। ये वाला क्षेत्र जो है वो न्यू फाउंडलैंड है। यहाँ से होकर बहने वाली एक गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है वो यहाँ से होकर प्रवाहित होती है। इन महान झील क्षेत्र से होकर बहने वाली एक नदी है, जिस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। क्या है? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है वो इस क्षेत्र से होकर क्या होती है? प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, और क्या है इसके बारे में हमारे जानने लायक बातें। ये देखिए, कनाडा और जो है यूएसए, इन दोनों की सीमा पर ये ग्रेट लीक क्षेत्र जो है वो स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी जो है वो, ये सेंट लॉरेंस इस झील क्षेत्र से होकर बहती है। मैकेंजी नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और इधर चली जाती है। ठीक है, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है, मैकेंजी नदी। ये मैकेंजी नदी कनाडा की क्या है? सबसे लंबी नदी है। फिर है एक है रियो ग्रांडे नदी। ये रियो ग्रांडे नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और मेक्सिको की खाड़ी में आगे जाकर मिल जाती है। तो यूएसए और मेक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए मेक्सिको की खाड़ी में ये गिरने वाली नदी जो है रियो ग्रांडे नदी है। एक नदी यहाँ पर है हडसन नदी। हडसन नदी न्यूयॉर्क शहर इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यानी यहाँ पर ये हडसन नदी आपको नजदीक आ रही है, ये न्यूयॉर्क शहर है। ये कौन सा शहर है? यहाँ पर न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। हडसन नदी के किनारे पर न्यूयॉर्क शहर जो है वो आपका क्या है? स्थित है। ये ध्यान रख लेना। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। रियो ग्रांडे नदी जो है वो ध्यान रखना, रियो ग्रांडे नदी जो है वो मेक्सिको की खाड़ी में जाती है, जो कि यूएसए और मेक्सिको की सीमा बनाते हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर क्या है? इसके बाद है मिसिसिपी और मिसौरी, दो नदियां हैं। ये मिसिसिपी और मिसौरी दोनों नदियां मिलकर आगे जाकर किस में गिरती है? मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी और मिसौरी दो अलग अलग नदियां यहाँ पर है। ये नदी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी और मिसौरी नदियों से मिलकर बनती है। मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है और सेंट लुइस में ये मिसौरी नदी के साथ मिलकर मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। सेंट लॉरेंस नदी की अगर बात की जाए तो ये उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है। ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर में जोड़ने का ये क्या करती है? काम करती है। ये अटलांटिक महासागर है, सेंट लॉरेंस नदी यहाँ से आकर इधर गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है हमारे लिए जानने लायक। ये थोड़ा और क्लियर मैप आपके सामने है। ये सुपीरियर झील है, ये आपकी जो है मिशिगन झील है, ये आपकी ह्यूरोन झील है, ये जो है ईरी है, ये ओंटारियो है। ये कौन सी नदी है जिसके पास में? तो सेंट लॉरेंस नदी जो है इन सबको जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी जो है वो इन सबको जोड़ती है। ये बात ध्यान रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अभी एक पीछे एग्जाम हुआ उसमें तो इन झीलों के बारे में ही पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा अगली खबर क्या है? 17 मार्च के थोड़े रिवीजन के सवाल आपको एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जो है वो कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं। मीना स्वामीनाथन कौन है? तो सौम्या स्वामीनाथन की तो है माता जी, और हमारे जो पूर्व कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने वाले थे एमएस स्वामीनाथन, उनकी पत्नी थी, उनका हाल ही में निधन हो चुका है। और मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा राज्य द्वारा शुरू की गई है अभी हाल ही में। इसके अलावा देश की पहली रीजनल रेल की सेवा जो है वो डिजाइन तो उसका हैदराबाद में किया जा रहा है, बनकर वो तैयार होगी कहाँ पर? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में दिल्ली में किया जा रहा है एयरोफोर्स के द्वारा। मिशन जल थल का संबंध जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश से? जम्मू कश्मीर से है। देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन या राष्ट्रीय वैक्सीनेशन डे पर 16 मार्च को शुरू किया गया। और चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक जो है वो अग्निहोत्री हैं, विवेक अग्निहोत्री। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया गया। हाल ही में एयर इंडिया का नया चेयरमैन जो है वो एन चंद्रशेखरन को बनाया गया। ये रिवीजन की कुछ बातें थी, और भी देखते हैं कुछ रिवीजन के महत्वपूर्ण सवाल। बिम्स्टेक 2022 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो श्रीलंका देश करने वाला है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ? तो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम फेयर डिजिटल फाइनेंस है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। और हस्तशिल्प मेला जो है वो कहाँ पर शुरू होने जा रहा है? तो यहाँ पर सूर्य कुंड जो हरियाणा में वहाँ पर शुरू हुआ है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। और कैटलिन नोवाक जो है वो हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो बनी है। बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द पावर ऑफ द डॉग को अभी हाल ही में क्या किया गया? दिया गया। इसके अलावा और क्या है? योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने अभी हाल ही में किया, जो कि आयुष मंत्री हैं हमारे। प्रधानमंत्री ने
खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया है, तो अहमदाबाद में किया है। चारधाम परियोजना के नए अध्यक्ष जो हैं वो AK सीकरी को बनाया गया है। देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन जो है वो रंजीत रथ को बनाया गया है। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष जो देवाशीष पांडा को बनाया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष अजय भूषण पांडे को अभी हाल ही में बनाया गया है। रिवीजन की कुछ बातों की, अच्छा ये बीच में एक 10वां सवाल बच गया था मेरे मित्रों, इस पर भी अपन बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तानसेन की नगरी के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की म्यूजिक ऑफ म्यूजिक कैटेगरी में दावेदार बनाया गया है? यानी जैसे यूनेस्को की अलग अलग सूची होती है, जैसे अमूर्त धरोहर सूची है या फिर विरासत सूची है, इसके अलावा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप रिकमेंडेशन जो है वो अलग अलग कैटेगरी हैं। इस बार एक कैटेगरी जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ म्यूजिक कैटेगरी, म्यूजियम ऑफ म्यूजिक कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है ग्वालियर। क्या नाम है? ग्वालियर। और उस शहर को किस शहर के नाम से भी जाना जाता है? तानसेन के शहर के नाम से भी उसे जाना जाता है। पहले से ये ग्वालियर शहर जो है वो हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप में भी शामिल किया जा चुका है। यानी हिस्टोरिक जो क्षेत्र है, ऐतिहासिक जो क्षेत्र है, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप जो कैटेगरी है, अर्बन लैंडस्केप जो कैटेगरी है, उस लैंडस्केप कैटेगरी के अंतर्गत क्या किया गया है? उसे शामिल किया गया है। अब हमें ध्यान रखना है ये ग्वालियर और ओरछा, ग्वालियर और एक शहर है मध्य प्रदेश का ओरछा, ये दोनों इस कैटेगरी के अंतर्गत अभी पीछे दिनों ही शामिल किए गए थे। लेकिन अब म्यूजियम ऑफ म्यूजिक कैटेगरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है उसको शामिल करने के बारे में बातचीत चल रही है। तो ग्वालियर इसका सही आंसर होगा। किस शहर को जो है वो यूनेस्को की म्यूजियम ऑफ म्यूजिक कैटेगरी के अंतर्गत दावेदार बनाया गया? तो यह है, आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर वो शहर है जिसको तानसेन की नगरी के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। भोपाल यहाँ की राजधानी है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। सॉरी, इंदौर जो है यहाँ का स्वच्छ शहर है जो लगातार देश भर में सबसे स्वच्छ शहर की कैटेगरी में लगातार अपना स्थान बनाए हुए हैं। और हमारी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भी कहाँ से है? इंदौर से रही है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, जिसे सुमित्रा ताई के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के रुख करते हैं। उससे पहले जरा देख लीजिए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो हमारे जहन में है उनको देख लेते हैं, क्या क्या बातें हैं। यहाँ मध्य प्रदेश किस किस के साथ सीमा बनाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमारी पहली है, मध्य प्रदेश जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है मेरे मित्रों। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। प्लस इसके अलावा राजस्थान के साथ भी इसकी सीमा लगती है, इधर गुजरात के साथ इसकी सीमा लगती है, इधर महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमा लगती है, इधर छत्तीसगढ़ के साथ इसकी सीमा जो है वो लगती है। ये इतने स्टेट ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ जहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जो है वो सीमा बनाते हैं। भोपाल यहाँ की क्या है? राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि उड्डयन मंत्रालय के मंत्री है वो भी कहाँ से आते हैं? मध्य प्रदेश से आते हैं। अब आगे बात करें यहाँ के राज्यपाल के बारे में, तो यहाँ के 23वें जो राज्यपाल है वो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है, जो कि यहाँ के क्या है? 23वें राज्यपाल है। 23वें राज्यपाल जो है वो ध्यान रखना। राजस्थान के राज्यपाल जो है वो कलराज मिश्र हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो मेरे मित्रों, आज आपके सामने मैंने बहुत अच्छे से ये सारी बातें जो है वो रखने की कोशिश की है। मेरी उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप अपने मित्रों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास को आगे से आगे बढ़ाने में आपकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं बस आपको कह सकता हूँ, आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, बाकी काम सब आपका है। तो मैं ये काम सब आप पर छोड़ देता हूँ और इसी के साथ कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।